आई डोंट फाइंड एनी चेंज इन दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन, कोई खास चेंज नहीं है। उसने बस क्या कर लिया था, टारगेट सेट कर लिया था कि 2050 तक ये करना है। इसको पता चला है कि कार्बन रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगा दी हैं, तो वही बातें लिख के आनी है, तो लिख लें बस सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। अब नीचे वाला सोल्यूशन आपने पढ़ना हुआ पढ़ लीजिएगा। एंटिटी शुड आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोज रेगुलेटरी ट्रांजिशन रिस्क लाइक न्यू कार्बन प्राइसेस, एक्सपेंसिव इमिशन। हमने तो आसान इंग्लिश लिखवाई है, इन्वेस्टिंग इन लो कार्बन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग इन लो कार्बन सोलर एनर्जी, रेगुलेशन माइट इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसे कैश फ्लो से लिंक करें, प्लानिंग फॉर अर्ली रिटायरमेंट ऑफ हाई कार्बन एसेट्स, हाई कार्बन एसेट्स को रिटायर कर दें, ये हाईलाइट कर लें बस बात, कम से कम हाई कार्बन एसेट्स को जल्दी रिटायर कर दें, ये बात हाईलाइट कर लें, बाकी तो पिछले वाली है। ऑब्जेक्टिव भी मेंशन कर दें, कर दें, ऑब्जेक्टिव तो हर जगह कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, अगला निकालें सवाल 10। 9 निकालें पहले, 9 9 जरा बताएं कहां से सवाल है। 9 मैट्रिक्स, 9 ने तो सिर्फ मैट्रिक्स पूछी है, 9 ने सिर्फ मैट्रिक्स पूछी। तो a retail business wants to report sustainability KPIs, how should IFRS S1 guide this? रिटेल बिजनेस को ये मसले हैं, ये वाला मसला तो है ना रिटेल बिजनेस को, रिसोर्स स्केरिसिटी, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है रिटेल बिजनेस को। और अगर कि इसके कोई अपने जनरेटर्स वगैरह हैं या अपनी इसकी डिलीवरी वैन्स हैं तो फिर ये वाला भी डाल दें आप, नो प्रॉब्लम। आजकल तो रिटेलर्स की डिलीवरी वैन्स भी होती हैं और डिलीवरी बाइक्स भी होती हैं, तो वो अगर इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच कर जाए तो पेट्रोल कॉस्ट सेव होगी और वो सारा वो बात भी लिख के आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अपने एतबार से तो चलो नहीं, अपने सप्लायर के एतबार से ये बातें भी डिस्कस हो सकती हैं अगर वो ऐसे एरियाज के अंदर हैं जहाँ फ्लड्स वगैरह आने हैं। एनवायरमेंटल लिखने हैं या सोशल, आप लोग जवाब दें भाई के जवाब का, एनवायरमेंटल लिखने हैं या सोशल। मैट्रिक्स में तो सारी मैट्रिक्स आएंगी, एनवायरमेंटल मैट्रिक्स भी, सोशल मैट्रिक्स भी, सारी आएंगी। तो सोशल मैट्रिक्स में आप मेरे ख्याल से ये लिख के आ सकते हैं कि मतलब लेबर हमारी तो नहीं, अगले बंदों की लेबर कैसा काम कर रही है। बाकी कोई हल्का फुल्का अगर लिखा है कि रिटेल स्टोर है तो कोई अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रा कोई सेफ्टी इक्विपमेंट दुकान के अंदर लगा ले, लिख के आना हुआ तो लिखाइएगा, मतलब सब कुछ लिख के आएंगे। आप बताएं रिस्क्स पता अगर चल गए तो इन रिस्क को सामने रखते हुए बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या डिस्क्लोज करके आए अपने मैट्रिक्स में कि पिछले साल मेरी सेल जो है वो साबुन की इतनी थी, इस साल साबुन की सेल इतनी हो गई है, ये डिस्क्लोज करे। क्या डिस्क्लोज करें, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में क्या डिस्क्लोज करूं जिससे सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स के अंदर मैनेज करने में मुझे पता चल जाए कि क्या क्या हो रहा है। एक तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा हूं तो उसका मैं बता दूं कि कितनी सोलर से यूज कर रहा हूं और कितनी वापडा के ग्रिड से यूज कर रहा हूं, ये रिटेल बिजनेस बताए। रिटेल बिजनेस भी तो हमारे कॉलेज की तरह ही होता है, एक वेयर हाउस होता है उसका जहां पे सामान पड़ा होता है, एक मेन दुकान होती है जहां पे पड़ा होता है, तो बिजली तो इस्तेमाल करनी है। वो रिटेल दुकान के अंदर जाएं वैसे आपको लगता है आप पता नहीं कहां आ गए, इतनी रोशन हुई होती है दुकान, तो बिजली तो वो इलाके की पूरी उन्होंने खा जानी है, तो बिजली वाली डिस्कशन कर लें। अगर उनके डिलीवरी वैन्स हैं तो उसकी डिस्कशन कर लें। बाकी जो मेन डिस्कशन है वो कुछ और है, वो मैंने बताया रिटेल बिजनेस को अपने सप्लायर्स को पे चेक रखना होता है कि मेरे सप्लायर्स जो हैं वो चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रहे, मेरे सप्लायर्स कोई मसला तो नहीं ऐसा कर रहे। तो अब लिखना शुरू करें। With regards to sustainability KPIs, a retail business should prepare a retail business should prepare a matrix. अब ये लिखें that is how entity is
परफॉर्मिंग ऑन रिस्क्स, ये याद किया हुआ, that how entity is performing on risks and how it is progressing towards any target it has set, and how it is progressing towards any target it has set or is required to meet by law. कई दफा आपने टारगेट सेट किए होते हैं, कई दफा लॉ कह देते हैं, और इज रिक्वायर्ड टू मीट बाय लॉ. अच्छा, अब लिखें, इट शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, इट शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन regarding its suppliers, that whether the suppliers are following environmental laws relating to carbon taxes, relating to labor payments, it should disclose that how the reliance on suppliers who are not following the laws, the reliance on suppliers who are not following the laws. अब रिलायंस के लफ्ज से मिलेगा आगे, is reduced by क्या लफ्ज होगा, by diversification, that is approaching suppliers who are following ESG regulations. It may also disclose the energy used in retail outlet, showing separately how much energy is used from solar and how much from grid, यानी electricity supplier WAPDA. How much energy is used from solar
अच्छा, and from grade. These numbers and percentages will act as key performance indicators. क्योंकि numbers में ये चीजें बतानी है ना. These numbers and percentages will help as key performance indicators. If the entity is using delivery vans, अगला सवाल करें शुरू. अच्छा चलें लिख लें. If the entity is using delivery vans, it may disclose that fuel costs are reduced. Sustainability ध्यान में रखिएगा, पीछे से हमने sustain रखना है दुनिया को. तो is reduced by investing in electric vans, etc. कौन सी वाली बातें? हाँ, मतलब थोड़ी सी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज तो लिख के आए ना, तो इसी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज. हाँ, जो मेन जनरल सवाल हो, ये तो एक स्पेसिफिक सवाल था ना. जनरल सवाल में ऑब्जेक्टिव पैरा डिस्कस कर लें, ऑब्जेक्टिव पैरा डिस्कस करें. ओके, आगे चलें, स्पीड लगाएं जी. एग्जांपल नंबर 10, 11 करें पहले. एन ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन कंपनी ऑयल और गैस निकाल रही है. फेसेस इंक्रीजिंग प्रेशर ड्यू टू रिड्यूस एमिशंस. ऑयल और गैस निकाल रही है, एमिशन रिड्यूस करें. मेरे तो ख्याल से वही सवाल है जो एक सवाल हमने सबसे पहले क्लास में किया है. इन्होंने एमिशंस रिड्यूस करनी है, उन्होंने 2025-50 तक रिड्यूस करनी थी, और ये भी सोच रहे हैं एमिशंस रिड्यूस करें. तो लिखें मेन पॉइंट्स. रिस्क क्या हैं? फाइन्स हैं, फाइन्स पे करेंगे. और उसके अलावा आपने जो है वो भाई ना वही रिड्यूस एमिशंस इधर आए ना. रिड्यूस एमिशंस ये बस एनवायरमेंटल में दूसरा वाला पूछा उसने. सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंट प्लांट, रिड्यूस फ्यूल यूजेज, लोअर एमिशन, ये सारी बातें जरा एक एक करके रख लिखाइएगा. तो लिखें. तो पहली एग्जांपल कौन सी थी? एग्जांपल 5. इसके जवाब में एग्जांपल 5 लिख लें और आगे लिखें पेज 262 का दूसरा पॉइंट. पेज 262 का दूसरा पॉइंट. आप बोलें कुछ. दिस कंपनी. अच्छा, में थोड़ा सा ये जरूर लिख के आइएगा. ऑयल एंड गैस कंपनी फेसेस इंक्रीजिंग प्रेशर टू रिड्यूस एमिशंस. गवर्नेंस से शुरू कीजिएगा. देयर शुड मस्ट बी अ स्ट्रांग गवर्नेंस टू ओवरसी ऑल दीज sustainability related issues, and the entity should identify the risks. The risks are such as payment of carbon taxes and blah blah. Further, the entity should disclose the strategies such as buying solar plants, renewable energy, or those energy efficient plants which use the less energy and which use the less fuel. तो ये सारा वो रिस्क आ जाएगा और ये उसकी स्ट्रेटेजी आ जाएगी. और मैट्रिक्स भी लिखाइएगा. फेस इंक्रीजिंग प्रेशर टू रिड्यूस एमिशंस. सो इन ईच फाइनेंशियल ईयर इट शुड शो हाउ मच एमिशंस वर मेड इन प्रीवियस ईयर एंड हाउ मच एमिशंस आर मेड इन दिस ईयर. तो चारों बातें लिखाइएगा इसके अंदर. ये तो एक घिसा पिटा सवाल है. इसके अंदर जो है वो हमारा मेन रिस्क वो आ जाएंगे, स्ट्रेटेजीज ये आ जाएंगी, और 4 कंटेंट्स डिस्कस हो जाएंगे. एक छोटी सी लाइन ऑब्जेक्टिव पैरा की भी लिखाइएगा जो हम मेन लिखते होते हैं. आगे चलें. एग्जांपल नंबर 12. A software company wants to disclose its approach to responsible data management. Responsible data management ढूंढे. Responsible data management जी. कौन सा फैक्टर इसने पूछा है? सिर्फ सोशल में कौन सा? ये किसी खास कंपनी के डिस्क्लोजर है या मोर और लेस यही फेस कर रहे हैं लोग दुनिया में चीजें? आप जरा गवर्नेंस के बारे में बताएं. द एंटिटी शुड डिस्क्लोज द हाउ द गवर्नेंस इज मॉनिटरिंग ऑल दीज issues at top level, such as they are making committees, they are linking the pays of managers with this. इधर ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन अब जवाब आपका रिस्क की तरफ आना चाहिए. So in this case the main risk is
साइबर अटैक स्टीलिंग द कस्टमर डेटा। सो इस रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें पहले ये बताएं, फिर स्ट्रेटेजी बाद में है। थोड़ा सा रिस्क के बाद रिस्क की आइडेंटिफिकेशन भी तो लिख के आनी है ना। आपने ये नहीं कि आपने वो लिखा, आपने गवर्नेंस लिखा, गवर्नेंस के बाद आपने स्ट्रेटेजी लिखनी है, और स्ट्रेटेजी गवर्नेंस के बाद आपने रिस्क लिखना है, और रिस्क के लिए उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी लिखना है। ये नहीं कि रिस्क लिख के आ जाए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी लिखना है, और उसके बाद उसके लिए आपने क्या बनानी है, स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी में साथ आपने कैश फ्लोज वाली बात डिस्कस करानी है, और उसके बाद आपने किसको डिस्कस करना है, मैट्रिक्स को। लेकिन ये सारे फैक्टर डिस्कस नहीं करने, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। इस सवाल में सिर्फ उसने एक फैक्टर आपसे पूछा है, सोशल। आप बताएं जी। हाँ, मैनेजर की सैलरी बिल्कुल बिल्कुल वैलिड, हर जगह चल जाएगी, कोई मसला नहीं। और कमेटी बनाना मेन चीज। अच्छा, स्ट्रेटेजी, रिस्क बताएं क्या है। रिस्क तो उसने खुद बता दिया है। डेटा मैनेजमेंट में रिस्क क्या है, जल्दी बताएं। द मेन रिस्क बीइंग फेस्ड इन दिस सिनेरियो इज साइबर अटैक स्टीलिंग द कस्टमर क्रिटिकल डाटा, and because of this there may be our cash flow problems। मैं उधर डायरेक्ट चला गया हूं। there may be cash flow problems, we will have to pay the fines, we will have to pay the penalties, and एक बहुत बड़ा रिस्क इसके अंदर है रेपुटेशनल। ओ हो रेपुटेशन आपकी जो है वो डैमेज हो जाएगी। ये तो जरूर लिख के आइएगा, इसके अंदर आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। ये रेपुटेशन का डैमेज होना भी एक रिस्क है। रिस्क के अंदर जो है वो आपका सबसे बड़ा रिस्क है, रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। हाँ, और रेपुटेशन मैनेज होने के साथ रेपुटेशन डैमेज होगी, और साथ जो है वो डेटा लॉस होगा कस्टमर का, उसकी वजह से रेपुटेशन डैमेज होगी। तो रेपुटेशनल का लफ्ज जरूर लिख के आइएगा। चलें लिख लें इसका जवाब, लिखें। गवर्नेंस वाली एक दो लाइन, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव वाला पैरा भी लिख सकते हैं। IFRS S1 requires IFRS S1 required disclosures। आगे क्या था ऑब्जेक्टिव में, पहले कह रहे थे ऑब्जेक्टिव छुड़वा दें, अब मैं पूछ रहा हूं तो बोल नहीं रहे। IFRS S1 require entity to disclose material sustainability related risks which affects its future prospects, such as blah blah blah, cash flows, ये अच्छा, अब लिखें entity should disclose how the governance that is top management is supervising this sustainability risk, how the governance, that is board, is supervising this data management risk. The main risk involved is loss of customer data due to cyber attacks. The main risk involved is loss of customer data due to cyber attacks, and that will result in bad reputation of entity. IFRS S1 requires entity to disclose its strategy. IFRS S1 requires entity to disclose its strategy. स्ट्रेटेजी इधर से देख लेते हैं, अगर खुद नहीं हमने लिखनी तो। स्ट्रेटेजी, IFRS S1 requires an entity to disclose its strategy to manage this risk. बताएं कैसे स्ट्रेटेजी क्या बनाए। That is implement
implement robust cyber security controls, data protection policies and staff awareness। मतलब ये सफा याद करना है, पेज 262। ये वाला ये यहां से देखो ना, मैंने तो कुछ अपने से नहीं कहा, मेरे तो अपने लात फारग हैं। इम्प्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड स्टाफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। मतलब ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ये आईकैप की किताब में ये डब्बा नहीं बना हुआ, ये एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और वैसे भी जो किताब उठाएगा उसको तो नहीं पता होता कि ये सफ़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें नहीं पता था पूरा स्टैंडर्ड वर्ड के ये सफ़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को आज पता चला है। तो मतलब ये नहीं है, तो इसलिए ये एक एज आपको दे सकता है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर सस्टेनेबिलिटी में से आईकैप ने थोड़ा थोड़े 4, 5, 6 नंबर के सवाल डालने शुरू कर दिए। हाँ हाँ, डीएसआर में आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, उसमें रिस्क मैनेजमेंट में क्या बताते हैं वो सर आपको? हाँ ठीक है, थोड़ी सी इंक्रिप्शन वगैरह कर दें, ठीक है, ओके, चल जाएगा। एन एंटिटी शुड आल्सो डिस्क्लोज डाटा ब्रीचेस रिपोर्टेड। क्या मतलब ये किस तरफ चले गए? एन एंटिटी शुड आल्सो डिस्क्लोज डाटा ब्रीचेस रिपोर्टेड मैट्रिक्स की तरफ इन दिस ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हाँ, स्ट्रेटेजी के साथ भाई गए थे, कैश फ्लो वाली बात रहेगी तो वो कर देते हैं, बाद में कर देते हैं सानू की। तो एंटिटी शुड आल्सो डिस्क्लोज द डाटा ब्रीचेस रिपोर्टेड in this year as compared to previous year। ओके, आगे चलें। कौन सा हो गया ये? 12, 13 रिटेल चेन्स का दोबारा सवाल आ गया। A retail chain aims to improve sustainable sourcing of materials। जी बताएं, sustainable sourcing of materials, sustainable sourcing of materials ये कौन सा है? जरा कहाँ पे गिरा सकते हैं हम? रिसोर्स स्केर्सिटी, रनिंग आउट ऑफ वाटर। हम तो नहीं वाटर से रन आउट करेंगे, मतलब जो लोग हमारे लिए, हमारी दुकान पे कपड़े पड़े होते हैं रिटेल स्टोर पे, लेकिन जो कपड़े बना रहे हैं उनका तो वाटर शॉर्टेज हो सकती है ना, पेपर शॉर्टेज हो सकती है। जो लोग हमारे लिए चीजें बना रही हैं उनको फ्यूल शॉर्टेज हो सकती है, तो वो लोग वाटर रिसाइकलिंग, यूज ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स। हम लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करें ऐसे सप्लायर से जो अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस करते रहें। मतलब ऐसे सप्लायर्स को हम अप्रोच करें जिन सप्लायर्स को एनवायरमेंटल फ्रेंडली इश्यूज नहीं है, मतलब उनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं वो। लिखें जी, आर रिटेल चेन एम्स टू इंप्रूव सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स। हाउ डज IFRS S1 गाइड रिपोर्टिंग? IFRS S1 कैसे कहता है कि रिपोर्ट करें? लिखें, IFRS S1 requires IFRS S1 requires an entity to disclose regarding governance, that is how top management is supervising in this specific risk, the risk here is if we deal with such suppliers पहली लाइन में लिख दें, who are facing climate risks, who are facing climate risks or they are producing high carbons in their factories,
and are using excess water or fuel अब पता नहीं वो पीछे से बात क्या चल रही थी, so it will result in होगा so मेरे ख्याल से यही हो जाएगा, so it will result in, पीछे से फिक्रा क्या चल रहा है बताएं, मतलब फिक्रा आगे फैल गया तो अब उसको क्लोज भी तो करना है ना। नहीं मतलब इससे पहले कहां से बात कहां से शुरू किया हमने, द रिस्क हियर इज इफ वी डील विद बुरे लोग तो फिर क्या होगा, देन हाँ देन नहीं रेपुटेशनल रिस्क तो चले हैं, देन वी विल फेस स्कैरिसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमें मिलेगा नहीं, वी विल फेस स्कैरिसिटी ऑफ रॉ मटेरियल which will directly result our cash flows, which will directly impact our cash flows in short and medium term. So we must disclose the strategies such as approaching new suppliers. एक और बात भी लिखी होती है कुछ जगहों पे, मेकिंग ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग सप्लायर्स, चक्कर लगा सकते हैं आप, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेल स्टोर हैं तो आप उनके उधर जाके चक्कर लगा सकते हैं, मेकिंग ऑडिट ऑफ एग्जिस्टिंग क्या सप्लायर्स रिगार्डिंग ESG फैक्टर्स, ऑडिट ESG फैक्टर्स का, दूसरा ऑडिट नहीं फाइनेंशियल ऑडिट। And we should also disclose a matrix, वो स्ट्रेटेजी में हाँ we should also disclose a matrix that how we have shifted our reliance on a broad range of suppliers who are environmental friendly, ओके ये कौन सी एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 13, 19 निकालें। A pharmaceutical company wants to disclose sustainability related risks related to drug production. ड्रग प्रोडक्शन के सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स, IFRS S1 अब इसको क्या कहता है, क्या लिख के आएंगे, ड्रग प्रोडक्शन के सब ड्रग प्रोडक्शन के दरमियान अगर आप रॉ मटेरियल ऐसे लोगों से खरीद रहे हैं जहां क्लाइमेट का मसला है, आप अपनी ड्रग प्रोडक्शन के दरमियान अपनी फैक्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप ऐसे सप्लायर से डील कर रहे हैं जो कोई मसले मसाइल कर रहा है, या आप वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे, डेटा प्राइवेसी तो कोई नहीं होगी इसके अंदर क्योंकि आपके पास कस्टमर का डाटा तो नहीं है, आप अपनी लेबर को फेयर पे कर रहे हैं या नहीं, आपने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है पूरी, उसके अंदर फिजिकल इंजरी हो रही है या नहीं, ये तो पूरा 200 का कैसे बन जाने।
तो इसको तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाने, तो इसको बस सिंपल फॉर्म के अंदर हम ऐसे लिखाएंगे कि IFRS S1 requires an entity to disclose sustainability related risks, and if they affect their cash flows, cost of capital, and the future prospects such as ye in medium term, long term, and short term. In this specific case, the entity should disclose the governance, entity should disclose that how governance is managing all this, and the risks being faced in this scenario are that our factory may be producing more carbon, resulting in carbon taxes to be paid, or our suppliers may be using such practices which will result in the source scarcity in future, and we must manage our waste being produced because it may be harmful, and we should and the risk being faced is we are dealing with labor, so unfair or gender or race discrimination का risk है, and while operating in factory there are risks of physical injuries to workers. So to manage those risks, there should be a proper strategy made by management, such as shifting towards renewable energy, shifting on alternative raw material suppliers, and buying materials that do not harm nature, and enforce fair pay practices, and develop safety and healthy systems by करें. And we should also prepare a matrix showing how many injuries took place in previous year and this year, how much carbon dioxide is produced in previous year and this year, and all this, and you are going to all this. नींद तो नहीं आई? अच्छा, आंखें बंद करके क्या समझ रहे थे? क्लियर? नहीं समझ आई? अच्छा, मतलब लिखना है तो ठीक है, फिर इस पे तो पूरा ऐसे होगा, अब क्या करें? इसने कोई सोशल फैक्टर बताया या एनवायरमेंटल सोशल सारे डिस्कस हो सकते हैं? जी बोले। हाँ, एनवायरमेंटल सोशल सारे डिस्कस हो सकते हैं। ओके, कार मैन्युफैक्चरर इज ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. हाउ शुड इट डिस्क्लोज दिस अंडर IFRS S1? ही इज ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब इसमें क्या करें? इसमें मेरे ख्याल से बस कार्बन टैक्सेस या इस किस्म की कोई बात हो सकती है, और क्या बात हो सकती है? लिखें जी. इट्स अच्छा, सस्टेनेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड EV प्रोडक्शन बेनिफिट्स सच एज इंक्रीज सेल. फ्यूचर कैश फ्लो कैसे बढ़ेगी? इंक्रीज सेल रेवेन्यू, गेटिंग टैक्स क्रेडिट्स ड्यू टू ग्रीन प्रोजेक्ट्स, एंड फाइनेंशियल रिस्क टाइड टू शिफ्टिंग मार्केट डिमांड. ये उसने बस अपनी तरफ से कहानियां कराई हैं, आप वही बातें लिख के आ सकते हैं जो मैंने की हैं. चलें ठीक है, इसको 5-7 मिनट के अंदर वाइंड अप करते हैं, बाकी चीजें कल देख लेंगे. एन एग्रीकल्चरल बिजनेस फेसेस रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड्स. सो हाउ डज IFRS S1 अप्लाई? IFRS S1 यहां कैसे अप्लाई करेगा? लिखें जी. इन दिस केस लिखें. An entity should गवर्नेंस वाली लाइन छोड़ दें, गवर्नेंस वाली लाइन छोड़ दें. The risk being faced here is climate change. That is floods, excessive heat और storms. इधर से as a strategy, the entity may use heat resistant equipment, insurance coverages, and we may relocate operations from, बोलें, बताएं ना, may relocate operations from high risk areas. क्या?
मतलब अपनी लैंड किसी और जगह ले लें, मतलब यही हो सकता है। और क्या है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो सोलर भी फिर खरीदना होता था, वो कहाँ से खरीदें? मतलब अगर आपको लग रहा है, तो कई लोग हैं मुझे पता है, उन्होंने अपनी ज़मीनें बस उस इलाकों से करके शिफ्ट कर ली, उन्होंने फिर जो औने पौने दामों बेची हैं और शिफ्ट कर ली हैं, क्या करें? और फिर मैट्रिक्स डिस्कशन भी हो सकती है। ओके, 23-22 न करें अभी, 23। A construction firm needs to report sustainability risk in real estate development. So how does IFRS S1 guide this? चलिए ठीक है, ये 23-24 अब आप होमवर्क में कराएं, 23-24 को होमवर्क में कराएं और पीछे आएं। ये आसान वाले तो ख़त्म कर देना, ये 14 और 15 ख़त्म करें, 14 और 15 आसान वाले पहले ख़त्म कर लें। और लॉजिस्टिक्स कंपनी जैसे TCS वाले is unsure whether SASB standards apply to its sustainability reporting. What does IFRS S1 requires? IFRS S1 ये कहता है कि SASB में जाके देख लो, अगर तुम्हारे लिए कोई स्टैंडर्ड बना हुआ है तो उस IFRS S1 वाले भी डिस्क्लोजर दे दो और इसके वाले डिस्क्लोजर भी दे दो। IFRS S1 ये कहता है बस, और क्या कहता है? वो एक लाइन लिखी हुई थी कि द इंडस्ट्री शुड चेक वेदर देयर आर एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तो लॉजिस्टिक कंपनी इज अनश्योर वेदर SASB स्टैंडर्ड लगते हैं या नहीं, तो जाके देख लो, तुम्हारे लिए बने हुए हैं तो चला लो, नहीं बने हुए तो। अब ये अजीब सा सवाल है, आप पेपर में आता, आप लोगों ने कहते तो ये क्या मतलब है, तो जवाब इतना बोंगा सा जवाब है कि आप कहेंगे अच्छा ये लिख के आना था। तो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उसको पता ही नहीं कि मेरे लिए SASB के स्टैंडर्ड बने हैं या नहीं, तो क्या करे, जाके SASB के स्टैंडर्ड होंगे दुनिया में, वो जाके देख ले इसके लिए बने हैं या नहीं बने। IFRS S1 require entities to consider SASB standard. Relevant industry specific standards should be identified, जाके ढूंढे, and material SASB topics फिर must be included in disclosure. जाके ढूंढे और लगाएं। बिल्कुल कितना डिस्टिंग्विशिंग किस्म का सवाल आया। आगे चलें। A multinational company operates in multiple regions with different ESG regulations. मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, मुख्तलिफ ESG regulations है। How does IFRS S1 address this? तो ठीक है, आप लिखें हर सेक्टर, हर जहां रीजन के अंदर है, उस रीजन के अपने अपने फैक्टर्स अलग अलग आइडेंटिफाई करें। मतलब ब्रॉड बात करनी है ना, अब फैक्टर्स तो नहीं डिस्कस करने लग जाने। मेन सवाल क्या था, मल्टीपल रीजन्स, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, सो इट शुड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स बीइंग रिस्क फैक्टर्स बीइंग रेलेवेंट टू ईच रीजन सेपरेटली। सो देयर मे बी सम क्या कहते हैं, क्लाइमेट रिस्क इन सम रीजन्स while there may be no climate risk in some regions, and there may be good labor practices in some regions while there may be not a good labor practices in some regions. तो ओवरऑल इस तरह बात करके आ सकते हैं। IQM ने तो आसान से जवाब लिखा होगा, रीजन स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी कंसिडर्ड। और आगे लिख के आए, लिखें देयर मे बी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की अलग से बात लिखें नीचे, देयर मे बी climate risks in one region and there may be labor in practices in another region. वो लफ्ज़ भी लिखा है करें। so if these are material then they should be disclosed. अच्छा, और क्या रह गया, रिवर्स चलें, कौन सा सवाल रह गया, रिवर्स चलें। 15 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 12, 11, 10. A banks want to disclose how climate change affects its loan portfolio. जी बताएं, लोन पोर्टफोलियो को कैसे अफेक्ट करता है? तो मतलब जिन लोगों ने आपसे लोन लिया हुआ है जिन लोगों ने आपसे लोन लिया हुआ है, अगर वो जिस तरह हो था ना रिटेल में जो हमारे सप्लायर्स हैं, इसी तरह जिन लोगों ने हमसे लोन लिया हुआ है, अगर वो ESG फैक्टर्स लगा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल हैं, और अगर वो सस्टेनेबल है तो वो हमारे लोन की इंटरेस्ट की पेमेंट्स करते रहेंगे।
और जिन लोगों ने हमसे लोन लिया हुआ है और अगर वो ESG फैक्टर्स नहीं लगा रहे हमारे कस्टमर्स, तो वो सस्टेनेबल इसको मैनेज कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें इन रिस्क को, और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको स्ट्रेटेजी क्या बनाएं और फिर मैट्रिक्स क्या बनाएं। तो बताएं इस रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई करें ना, जो कस्टमर आपसे लोन लेके आते हैं वो कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप कस्टमर आपसे लोन लेके आते हैं वो लेबर प्रैक्टिसेस क्या फॉलो कर रहे हैं, जो कस्टमर आपसे लोन लेने के लिए आते हैं वो अगर IT कंपनी है तो अपने डेटा सिक्योरिटी पे क्या कंट्रोल रखे हुए, ये आइडेंटिफाई करें। रिस्क आइडेंटिफिकेशन तो होता है ना, डे टू डे चीज़ों को स्पॉट करना, और उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या बनाएं। स्ट्रेटेजी अपनी ये बनाएं कि जाहिर बात है आप ऐसे इदारों को लोन दें जो कि इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, और ऐसे इदारों को लोन ना दें जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे। IFRS S1 require financial institutions to report sustainability related risks that could impact their financial prospects. वही पहली वाली लाइन, long term, short term and ये. The entity should identify and disclose specific credit risks like borrowers in high pollution industries being unable to pay back loans due to new carbon taxes that could reasonably impact your entity's cash flows and should make a strategy. ये रिस्क आ गया, ये स्ट्रेटेजी आ गई, सच एज लोअरिंग लोन टू डर्टी एनर्जी कंपनी। ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ये हाईलाइट कर लें चलें। डर्टी एनर्जी कंपनीज, हम अभी तक लफ्ज़ यूज कर रहे थे कंपनीज विच आर नॉट फॉलोइंग ESG फैक्टर्स, और इसने कहा डर्टी एनर्जी कंपनीज। इट शुड फर्दर आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोज फिजिकल रिस्क्स वेयर फ्लड्स और फायर्स। ये अंडरलाइन कर लें, ये पोल्यूशन रिस्क है, ये फिजिकल रिस्क है, अगले खुद ही लिख लें। लेबर प्रैक्टिसेस, जितने मर्जी रिस्क लिख लें, लेबर प्रैक्टिसेस। IT कंपनी को लोन दिया हुआ है तो लिख लें डेटा सिक्योरिटी के रिस्क, ये तो पूरा सफर उठा के लिख दें। मतलब मैंने आपको जो चीज बतानी थी वो ये बतानी थी कि आप देखें कि जिनको आपने लोन दिया हुआ है वो ESG फैक्टर्स लगा रहे हैं या नहीं। असल में ना उसने लोन पोर्टफोलियो बोला है, अगर वो कहता ना बैंक खुद करे तो फिर बैंक के अपने एतबार से भी डिस्कस हो सकते थे। फिर बैंक के अगर डिस्कस करने होते तो बैंक के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है क्रिटिकल कस्टमर डाटा। तो बैंक के एतबार से डिस्कशन मांग रहे हैं या बैंक ने जो लोन दिया हुआ है उसके एतबार से डिस्कशन मांग रहे हैं। ओके, रिवर्स चलें, और क्या रह गए? 9 हो गए, 8 हो गए, बताएं। नहीं। A technology company is impacted by new ESG regulations. बॉस, टेक्नोलॉजी कंपनीज में ESG रेगुलेशंस का मसला है, बताएं कौन से डिस्कस करके आएंगे? सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले ये डिस्कस करके आए कि ESG फैक्टर में सबसे पहला जो तुम्हारे लिए परेशानी है। उसके बाद IT जैसे अरफा ट्रेड सेंटर, वो तो फिर एनर्जी भी यूज कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो फिर ये बात भी आ सकती है, इसको भी आप लिख के आ सकते हैं। तो ये बात और ये बात मेरे ख्याल से लिख लें, कस्टमर डाटा और कार्बन टैक्सेस। न्यू प्राइवेसी, हाँ कार्बन टैक्सेस, वो तो इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करें उसके लिए जनरेटर चलाए होंगे, जनरेटर की आवाज से और जनरेटर का जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। आगे चलें, 7 हो गया, शुक्र है। 6 हो गया, 6 तो वो रट्टे वाला सवाल है ना। The board of directors of corporation want to ensure strong sustainability governance. तो गवर्नेंस की थ्योरी नीचे लिख दी है हमने, लिखें गवर्नेंस की थ्योरी है, ये तो रट्टे वाला सवाल है। 5 हो गया, 4 आउट ऑफ सिलेबस है। A conglomerate, आई आपने डाला हुआ किताब में, with diverse business units unsure whether to aggregate disclosures. अंडरलाइन करें, एग्रीगेट डिस्क्लोजर करना हमारे सिलेबस में नहीं है। एग्रीगेट सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर, एग्रीगेट कर सकते हैं या नहीं? छोटा सा जवाब हाईलाइट कर लें, डिस्क्लोजर्स को एग्रीगेट करना। अगर खुदा ना खासा सवाल आ गया, थिंग्स का क्या लिखा हुआ है, इसको एस को हटाओ, तस्वीर खींचो इसकी, थिंग्स। IFRS S1 advises aggregating information, इजाजत है to maintain clarity, but disclosure should not miss out the material details, especially where different industries face unique। अगर हर इंडस्ट्री के अपने अपने हैं तो बेहतर एडवाइस किया जाता है कि एग्रीगेट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, बट डिस्क्लोजर शुड नॉट मिस आउट एनीथिंग। तो एग्रीगेशन करने की इजाजत है। 3 हो गया, A manufacturing firm wants to align its sustainability disclosure with financial reporting. ओ, ये तो थ्योरी का सवाल आ गया।
एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहती है अलाइन करे अपने सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर को विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो कैसे अलाइन करे? उनका ईयर एंड भी सेम होना चाहिए और ये ईयर एंड भी सेम होना चाहिए। जिस अरसे के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं उसी अरसे के लिए ये डिस्क्लोजर्स बनाएं। प्रिपेयर फॉर द सेम रिपोर्टिंग एंटिटी, सेम रिपोर्टिंग पीरियड, डिस्क्लोज एट द सेम टाइम एज इट, और अजम्पशंस भी सेम लें। तो ये रोटे का सवाल आ गया। हाईलाइट, अलाइन का लफ्ज हाईलाइट, अलाइन करने चाहते हैं हम। G2 हो गया, अ कंपनी ऑपरेट्स इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ये सवाल आसान होते हैं। मल्टीपल इंडस्ट्रीज, हाउ डज IFRS असेसमेंट व्हिच सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डिस्क्लोज्ड। इसमें वो लाइन लिखाइएगा कि इट शुड चेक आउट वेदर द इंडस्ट्रीज इन विच दिस एंटिटी इज ऑपरेटिंग, आर देयर एनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक SASB स्टैंडर्ड्स। ये लाइन इधर जरूर लिखाइएगा। ये लिखी हुई है इसने, हाँ लिखी हुई है। तो अच्छा, ये उसने लिखा है ऑब्जेक्टिव पैरा लिखा है, ऑब्जेक्टिव वाला पैरा, और ये उसने कह दिया कि बस अगर तुम्हारे मल्टीपल बिजनेस है तो चेक कर लो, तुम्हारे लिए कोई SASB स्टैंडर्ड लग रहा है तो बस उसके पीछे जाओ। जो दो बातें लिखी हैं, इसकी हेडिंग ने ऑब्जेक्टिव पैरा और ये SASB स्टैंडर्ड। वन तो आसान सा है, ये पहली क्लास में भी किया था, मतलब उस टॉप पे किया था एक। अच्छा, अब जरा नीचे से आए, बताएं रह कौन से गए हैं, यानी कि छोड़ कौन से रहे हैं हम। 19 तक सारे हो गए, 20 भी हो गए, 21 भी हो गया, 22 21 हो गया, 22 23 हो गया, तो फिर 22 भी होमवर्क हो गया फिर एयरलाइन वाला। लेकिन एयरलाइन वाला मैं खुद कराऊंगा। 23 24 25 से आगे तो उसको डालने नहीं चाहिए थे, ये 25 से आगे उसको ये सवाल नहीं डालने चाहिए थे। इनकी समरी आपको मैं करवा दूंगा। ये जो 6 सवाल हैं इनकी 5-10 मिनट में समरी हो जाएगी। निकालें कल लीज वाला सवाल जो कर रहे थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है इसी वॉल्यूम के अंदर है ना, डेट डिस्क्रिप्शन। जब ज्यादा स्टैंडर्ड दिमाग पे चढ़ जाए ना तो ये होता है डेट डिस्क्रिप्शन। जी हाँ जी भाई, हाँ बोलें क्या था डेट कल वाला लीज का सवाल। यकम अप्रैल 2020। क्या था बैलेंस? 82184 और पहली पेमेंट 31 मार्च 21। जी बोलें। नाइन 712224। जी आगे बोलें। 31 मार्च 22 17835 12169। 5055। ओके, एक साल की एंट्रीज पूरी हो गई थी। अब यार ना आप लोगों के पास सवाल है, कुछ बच्चों के पास, और ना कल वाला डेटा है, नो प्रॉब्लम। मुझे ईयर एंड बताएं क्या था हमारा अगला। मई 2022, अगला साल 31 मई 2022। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? 31 मई 2000। ओ शुक्र है, 31 मई 2021। क्या है ये वाली फिगर? 12165। कहां पे? 59। चलें जी, ये सवाल आपके सामने है।
हमने बड़ा ईयर एंड अजीब सा रखा है, 31 मई 2021 ढूंढें जी। कल तो रिदम से चल रहे थे, लेकिन आज मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट पकड़ें। 31 मई 2021 हमारा साल है, तो आप मुझे बताएं 31 मई 2021 के साल में सबसे पहली पेमेंट कब हुई है? जरा जहन बनाएं पहले, 31 मई 2021 के साल में सबसे पहली पेमेंट कब हुई है? थोड़ा सा जहन बनाएं, शुरू कब हुआ होगा ये साल? 1 जून 2020। 1 जून 20 से अगली पेमेंट ढूंढ लें अगर डायरेक्ट एंट्रीज करनी है। कल तो पिछले सवाल से कंटिन्यू हो रही थी, मुझे थोड़ा सा हेल्प कराया। अच्छा, ये इस तरह का कभी आ जाए ना, तो हम अपने जमाने में साइड पे ये लिख लेते होते थे, साइड पे ये लिख लेते होते थे ताकि बार बार सोचना ना पड़े। मतलब स्टार्ट पॉइंट लिख लें ताकि आपकी आधी एफर्ट आपकी जो है वो दिमाग की जो है इधर बच जानी है। अगर आप ये साइड पे लिख लिया करेंगे तो ईयर एंड की डेट इंपॉर्टेंट होती है या ये स्टार्ट की डेट भी उसी तरह इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब 30 जून और 31 दिसंबर ईयर एंड ना हो। इस तरह की ईयर एंड आई कैप डाल नहीं रहा, कभी डालने शुरू कर दिए तो बच्चों की ऐसी चीजें निकल जानी है। उधर डेफिशिएंट 3/12 काबू नहीं आ रही होती, ईपीएस के अंदर 4/12 काबू नहीं आ रहा होता दिसंबर और जून के साथ, तो इनके साथ कहां सी चीजें काबू आनी है? आप बताएं 1 जून को हमारा जो है वो साल शुरू हो रहा है। आप बताएं 1 जून के बाद पहली पेमेंट कौन सी है? 1 जून के बाद पहली पेमेंट कौन सी है? 31 मार्च 21 पेमेंट करें। 31 मार्च 21 पेमेंट करें। कितना कैश? 20,000। एलएल डेबिट करें 10960। अब बता दें कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं और कितना पेएबल खत्म करूं? थोड़ा सा हेल्प कर दें, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं और कितना पेएबल खत्म करूं? चलें बैलेंसिंग कुछ लेने वो आपकी मर्जी है। भाई कह रहे हैं पहले पेएबल खत्म कर दें। मुझे बताएं हमारा साल शुरू कब हुआ है? जून। रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। हमारा साल शुरू कब हुआ है? जून। जून, जुलाई, अगस्त, इसको छोड़ दें, वहां पे जाएं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कितने महीने निकल आए? 10 महीने का 10 महीने का इंटरेस्ट मैंने रिकॉर्ड करना है पी एंड एल में। 10 महीने का इंटरेस्ट मैंने रिकॉर्ड करना है पी एंड एल में। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च तक का, ये कितने महीने का है? 12। ये कितने महीने के? 12। इसमें से पहले वैसे पेएबल खत्म होता है, लेकिन मैंने आपको आसान काम किया, पहले आपको एक्सपेंस बता दिया। 10 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। 90 इंटू 10 बाय जी 7533। तसल्ली से इसको हजम कर लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए मेरा साल कब शुरू हुआ? 1 जून को, और चलते चलते पेमेंट कब हुई? मार्च को। जरा गिने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10 महीने का इंटरेस्ट 10वें महीने पे कर दिया, लेकिन पेमेंट बहुत ज्यादा है 9040। 2 महीने का पिछले साल पेएबल में भी पड़ा होगा, क्योंकि ये टोटल कितने महीने का है? एक और तरीके से सोचें, ये कब तक का है? 31 मार्च 21 का। तो इसमें हमारे साल का सिर्फ कितने महीने का है? 10 महीने का। 31 मार्च 21 हमारे साल के कितने महीने का है सिर्फ? तो पिछले साल वाला भी तो पे हो रहा है ना, पिछले साल वाला तो पे। और वो कल रिकॉर्ड कितने महीने का किया था? 2 महीने। सवाल कभी भी पेपर में दूसरे साल का डायरेक्ट नहीं आया। शक्लें हमारी पता है क्यों बनी हुई है? कि पिछला 2 महीने का पेएबल नजर नहीं आ रहा। जिनको रजिस्टर पे पिछले 2 महीने का पेएबल नजर आ रहा है, उनके लिए काम ज्यादा आसान है। वो पिछले पेएबल को पहले क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अब 2/12 करके निकाल लें, 2/12 करके निकाल लें। कल वाले से उठा लें, कल वाले से उठा लें। 9040 इंटू 2/12 1507। सो दैट इज बिट थोड़ा सा चैलेंजिंग इस वजह से। ओके एक और एडजस्टमेंट भी है सवाल में, वो मैं बताता हूं क्या है। आप बता दें कितने महीने का इंटरेस्ट पी एंड एल में चला गया?
10 महीने का। कितने महीने का और ले जाएं पी एंड एल में? 2 महीने का। वो कौन कौन से 2 महीने हैं? वो कौन कौन से 2 महीने हैं? अप्रैल में। अप्रैल मई का कहां से निकलेगा? ये तो आसानी से समझ आ जाएगा सर। अप्रैल मई का यहां से निकलेगा ना, 7835। 7835 इंटू 2/12 1306। 31 मई 2021। अब डिफिशन निकाल लें। कल की कॉस्ट क्या निकली थी वर्किंग 3 में? 94684 माइनस GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड 500 डिवाइडेड बाय बस 773। अच्छा, इंटरेस्ट की एंट्री की भी आपने टेंशन नहीं लेनी थी, क्योंकि ये वाले मार्क्स कैश के भी आपको मिल जाने थे, LL के भी मिल जाने थे। अगर पिछले साल की एंट्रीज आई के आप आमतौर पर मांगता होता है, मुझे एक भी सवाल याद नहीं पड़ता जिसमें आई के अपने सेकंड ईयर से एंट्रीज मांगी हो। आज तक कभी आया ही नहीं मेरे ख्याल से सवाल। हमेशा पहले साल की एंट्रीज मांगते हैं, फिर एकदम बन जाता है बंदे का। फिर 2 महीने का पेबल पड़ा होता है, इसको पेबल को खत्म करते हैं और एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। एक्सपेंस बाई की बात सही थी, बैलेंसिंग भी आ सकता है, लेकिन हमें टेक्निकली पता होना चाहिए क्या एक्सपेंस है। अभी मैं आपकी एफर्ट इस चीज पे नहीं करवाना चाह रहा कि एंट्री क्या हुई है। एक और चीज थी सवाल में, उसकी ना उसने डेट नहीं मांगी हुई। क्या चीज ढूंढ रहे हैं मुझे बताएं? अच्छा, एक और चीज थी उसकी, उसने वो नहीं मांगी, डेट नहीं दी हुई। उसको जबरदस्ती में से हम डेट उसकी ले सकते हैं। वो है in addition to fixed payment, company A agrees to pay 1% of machine annual production revenue as a lease payment. These payment do not depend on index. Annual revenue is 25 लाख। तो 25 लाख जरा 1% की एंट्री किस दिन कर देनी चाहिए, ये जरा बताएं। एक वेरिएबल पेमेंट है रेवेन्यू पे, 25 लाख जरा 1% की एंट्री किस दिन कर देनी चाहिए? मेरे ख्याल से 25 लाख जरा 1% की एंट्री कर देनी चाहिए जब लीज का एनुअल खत्म हो जाए। और 1 साल कब खत्म हो रहा है लीज का? 1 साल कब खत्म हो रहा है लीज का? 31 मार्च को तो नहीं, लीज शुरू कब हो रही है? 1 अप्रैल को। तो फिर 1 साल कब खत्म हो रहा होगा? 31 मार्च 21। तो कहीं 31 मार्च 21 की डेट घुसा के, कहीं 31 मार्च 21 की डेट घुसा के, बेशक ऊपर ही घुसा के 31 मार्च 21 की डेट घुसा के, तो इसको भी आप एंट्री कर सकते हैं। लिख लें यहीं पे छोटी सी करके कहीं 31 मार्च 21। लेकिन ये ईयर एंड से मैच करवाया करेगा, इसमें इतना पंगा नहीं डालेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये ईयर एंड से मैच करवाया करेगा, क्योंकि कुछ के जहनों में आ रहा है इसकी एक्रूवल पिछले साल बुक हो जानी चाहिए थी। ये बात आपकी जेन्युइन है सारी, वैसे होनी भी चाहिए थी एक्रूवल बुक, लेकिन ये इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन डालेगा नहीं वो। फिलहाल बस सादा सी एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो बोले वेरिएबल लीज पेमेंट्स किस पे डिपेंड करती हैं? रेवेन्यू पर। वेरिएबल लीज पेमेंट किस पे डिपेंड करती हैं? अगर रेवेन्यू ज्यादा तो उसका कुछ परसेंटेज। तो कितना रेवेन्यू आया हमारा? 25 लाख, इसका 1%। ये किराए की मद में देना है या किराए के अलावा है ये? लेकिन इसको वर्किंग 1 में नहीं लेके जाना, ये LP का पार्ट नहीं है। 25,000। ओके, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त P&L बनाना। P&L मैं आपको बना के देता हूं दूसरे साल का। P&L बना के देते हैं दूसरे साल का। बोलें 31 मई 2021। ये आप जल्दी उठा लेंगे, इसमें फंसना नहीं होगा। 31 मई 21 के साल का इंटरेस्ट ढूंढें उस डेटे से फॉर द ईयर। पता है आप लोग वैसे ही अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं। आप एक काम कर लें ताकि आसान हो जाए। आप लोग वैसे ही अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं इसमें से कितना निकालना है, इसमें से कितना निकालना है। पहले एक काम तो कर लें, 31 में 21 का मतलब क्या है? 31 में, अब इसका इंटरेस्ट आप देखें पी एंड एल में, जरा ढूंढने कितना जाना है। थोड़ा जरा हिम्मत करके बताएं। अच्छा, वैसे एक हिंट दे रहा हूं, यकम जून 20 से लेके देखें, यकम जून 20 से लेके 31 मार्च 21 तक कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे? यकम जून 20 से लेके 31 मार्च 21 तक 90 इंटू 10/12। क्लियर? उसके बाद मुझे आखिरी 2 महीने का चाहिए, आखिरी 2 महीने का। अच्छा वैसे बताएं, मार्च तक का यहां से मिल जाएगा तो अप्रैल मई का, थोड़ा ये भी सेंस बन रही है। वैसे मार्च तक का यहां से मिल जाएगा तो अप्रैल मई का यहां से मिल जाएगा। इसका एक आसान तरीका देखें ना, ईयर एंड क्या है? 31 मई 21, तो इधर 31 मार्च 21 के 2 महीने बाद बिल्कुल ईयर एंड है, तो 2 महीने का यहां से उठा लें, बाकी 10/12 उधर से, जमा इंटू 2/766 8839। डेप्शन आप निकाल लेंगे, वो हमने निकाल भी ली हुई है वैसे। डिप्रिसिएशन 31 में 21 की 11,773। अब मैं पेबल पूछने लगा हूं आपसे, जो बैलेंस शीट में जाना है। एलएल आसान होता है, एलएल की टेंशन नहीं है, एलएल आसान है, जो बैलेंस शीट में जाना है वो देखें कैसे। बैलेंस शीट में क्या लेके जाते हैं? लेसी ROU कहां पे? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट लाइबिलिटीज में जगह नहीं है, इधर ऊपर ही लिख रहा हूं, एलएल। करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन और इंटरेस्ट पेबल। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31 में 21 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 31 में 21 में कौन सी पेमेंट हुई है? नहीं, ये तो बहुत बाद में हुई है। 31 में 21 के तो बहुत बाद में हुई है ये तो। 31 में 21 में 21 के साल में 31 में 21 को पेमेंट होगी या उससे पहले होगी? उससे पहले हो गई, तो ये क्या हो गई? एलएल तो निकालना आसान है, ये करंट में चला गया और ये, और अगर सेमी एनुअल का सवाल होता तो 2 उठाते करंट में, क्वार्टरली का सवाल होता तो 4 उठाते करंट में, एनुअल का सवाल है तो 1 उठाया करंट में। जी करंट पोर्शन 1216 और नॉन करंट 59059। एक एरर फ्री तरीका बता रहा हूं, टेस्टेड तरीका है, वो ये कि ये वाला 2/12 पेबल में ले जाया करें, क्योंकि ये पेड होता है। आखिरी वाला पेबल में ले जाया करें। वैसे देख लें 31 में 21 को आखिरी दफा पेमेंट कब हुई है? 31 में 21 के साल में आखिरी दफा पेमेंट कब हुई है? 31 मार्च 21 को। अगर 31 मार्च 21 को पेमेंट हुई है तो फिर 2 महीने की पेमेंट नहीं हुई। 2 महीने की पेमेंट दोबारा बताएं, 31 मार्च 21 के साल में पेमेंट कब हुई है? 31 मई 21 के साल में पेमेंट कब हुई है? 31 मार्च को। तो अप्रैल और मई की पेमेंट नहीं हुई। कराएं 78 इंटू जी 1306। अब लेसर की एलपी जरा रिवाइज करनी है हमने, फिर लेसर की तरफ आते हैं। लेसर की एलपी रिवाइज करनी है। ओके, हमारी किताब का पहला सफा वॉल्यूम 1 का।
for lesser what is lesser के लिए the residual value guaranteed provided to lesser by lessee, जैसे कि हमारे एक सवाल में 6 रुपए थी, a party related to lessee, लेसी के जानने वाला, और a third party unrelated to lesser. मुझे बताएं लेसी लेसर के लिए जानने वाला होता है या अनजान? लेसी लेसर नहीं अनजान होता है। लेसर ने कोई लेसी के शेयर नहीं खरीदे होते ना, लेसी ने लेसर के शेयर खरीदे होते हैं। जानने वाले वो होते हैं जो एसोसिएट्स बन जाए इस तरह। तो बताएं लेसी लेसर के लिए जानने वाले अनजान। कुछ गारंटी बैंक को डॉलेंस देगा, वो अगर वो उसने मशीन लिया लीज पे, कुछ डॉलेंस का जानने वाला देगा, डॉलेंस की को पेरेंट कंपनी दे देगी, और कुछ मशीन सप्लायर देगा या इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू। अगर लेसर का जानने वाला दे दे उसको हमने यूजीआरवी ही कहा था। आप बता दें लेसर कितनी गारंटियां मांगता है? 4। एक गारंटी मांगता है किससे? लेसी से, ये जीआरवी में जानी है, इसमें एक्सपेक्टेड भी कोई चक्कर नहीं होता। और गारंटी किससे मांगते हैं? लेसी के, ये भी जीआरवी में जानी है। ये 1 से 1.5 नंबर का कॉन्सेप्ट है पूरे सवाल में। लोग परेशान बैठे हुए, जीआरवी नहीं सही निकल रही, यूजीओ भाई उसके नंबर ही क्यों नहीं, आधा नंबर होना है जीआरवी सही निकलने का। अच्छा, लेसी नंबर 2, लेसी का जानने वाला। और नंबर 3, ऐसा कोई बंदा जो लेसर का जानने वाला नहीं है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी या कोई मशीन का सप्लायर। इन तीनों की गारंटीज को जमा करेंगे। एग्रीमेंट वाली गारंटीज प्रोवाइडेड, एग्रीमेंट वाली उठानी है। और इसके बाद लेसर घर जाके सोचेगा, वो यहां नहीं लिखा हुआ, इसके बाद लेसर घर जाके सोचेगा कि अंदाजन एंड पे एसेट कितने का होगा। उसमें से ये 3 माइनस करेंगे, बाकी आ जाया करेगी यूजीआरवी। जीआरवी लेसी ने कितनी की? लेसी ने 5000। लेसी गारंटीड 5000। थर्ड पार्टी गारंटेड बाय एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, यानी अनरिलेटेड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसके लिए थी? वो लेसर के लिए। तो लेसीज एसोसिएट ने कितने की गारंटी की? नहीं गिवन सवाल में। उसके बाद थर्ड पार्टी लेसर के लिए उसने कितने की गारंटी की? 3000। 8000 की गारंटियां मिल गई हैं। अब लेसर 9 बजे ये गारंटियां लेके आए और 10 बजे लेसर सोचे, ये तो वॉल्यूम 2 में ही है सवाल, 10 बजे लेसर सोचे कि एसेट कितने का होगा। आप बताएं एसेट कितने का होगा? एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू बताएं। 12000। जीआरवी 5 जमा 0 जमा 3000 इज इक्वल टू 8000। सो यूजीआरवी इज, नोट कर 4000। ओके, नाउ प्लीज कैलकुलेट द जीआई, फिर एनआई।
ओके अब समरी खोले बगैर जीआई का फॉर्मूला बताएं। लीज पेमेंट प्लस यूजीआर, डाउन पेमेंट प्लस जीआरबी प्लस। अच्छा, लेसर के एंगल से ना लीज से पहले की पेमेंट वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला फिर आउट हो जाता है और उसको मैनेज करने के लिए एक चीज होती है। तो मैं जबरदस्ती इसको डाउन पेमेंट में डाल रहा हूं, वैसे लेसर के लिए ये डाउन पेमेंट है नहीं, मैं जबरदस्ती डाउन पेमेंट में डाल रहा हूं। बताएं जी, कल कितने पैसे लेसर ने लेसी से रिसीव किए थे? 18,000। 18,000 और कंपनसेशन में कितने दिए थे? 10,000। तो ये एक सॉर्ट ऑफ बन गई डाउन पेमेंट। कितनी? 8,000। रेंटल वही 20,000 ज़रब 5 जमा ज़रब 3, 5,000 ज़रब 3। जीआरवी कितनी? 8,000 और यूजीआरवी 4,000। और इससे आगे एनआई वगैरह निकल आएगी। एनआई में ये कह रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है आपके स्कोप में कि लेसर को रिसीव हो रही हो पेमेंट बिफोर दैट, इसलिए इसको छोड़े पड़े। लेसी में तो वो करवा दिया था। अब आपको एनआई शनआई निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप वैसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने तो IFRS S1 के सवाल करवाने थे, अब टाइम नहीं रहा। तो लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज आप लोगों ने वो खुद ही कह दिया कि काफी हो गया। लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज को रिवाइज करें। निकालें, कौन सा पेज है? कहते 16 नंबर का सवाल आ जाए, बाहर निकल के पता चले लीज ही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज, सबसे पहले आपने देखना होता है एसेट आइडेंटिफाइड है, यानी शनाख्त हो सकती है। यस। अगला सवाल, क्या लेसर एसेट को बदल सकता है? नहीं, लेसर कहता है मैं ये एसेट वापस नहीं लूंगा, बस आपको 5 साल के दे दिया। चीजें बहुत जबरदस्त साइड पे जा रही हैं। पता है लीज को लीज कब बनाना है? ये सारी बातें भूल सकती हैं पेपर में। एक बात याद रखिएगा, जब लेसी स्ट्रांग हो, ये बस आपको बात आई थी। अब ये सारी बातें रटा शटा भूल सकता है, लेकिन एक बात तो याद होनी चाहिए ना, हर वो चीज जिससे लेसी स्ट्रांग हो, अगर वो सारी चीजें बुरी हो तब जाके लीज बनेगी। लीज बताएं, अगर एसेट आपको शनाख्त हो गया ये वाला है तो आप स्ट्रांग हो गए ना, आपको पता है यही चीज मेरी है। अगली चीज, लेसर कहते हैं मैं ये बदलूंगा नहीं, लेसी स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, लेसी खुश होगा, सिक्योर फील करेंगे ना आप। आपको बता दिया ये चीज है आपकी और मैं वापस नहीं लूंगा, यू विल फील सिक्योर। लेकिन अगली भी चीज जरूरी है, मुझे इस्तेमाल भी करने देना। और तुम डायरेक्शंस दो, जो मर्जी ड्राइवर हायर करो, जो मर्जी बंदा रखो, डायरेक्शंस तुम दो और सारे बेनिफिट्स भी इससे तुम लो, तो फिर ये लीज क्या बनी? लेकिन अगर एक दफा भी आपने लेसी से पंगा लिया, यानी एसेट ही नहीं बता रहे उसे कौन सा है, तो ये इट इज नॉट अ लीज। और अगर एसेट तो उससे बता दिया कौन सा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल करने का, तो चलते चलते तुमसे वापस ले सकता हूं, तो ये भी लीज नहीं है। एसेट भी बता दिया, इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी, लेकिन कब खोलनी है दुकान, कब बंद करनी है, कौन से कस्टमर, कौन सी चीजें क्या है, वो मेरी मर्जी से होंगी, जा। तो फिर तो लेसर कैन डायरेक्ट द यूज होगा ना, फिर तो गड़बड़ होगी।
और ये तो इतना वो नहीं है, सारे बेनिफिट्स तकरीबन आप लिया करेंगे। अच्छा, मेन थ्योरी की जगह से पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 31, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा था ये 2 लाइनें आप लोगों ने याद करनी है। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, एन एंटिटी शेल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज और नॉट। ये बात नहीं, ये बात, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज, याद करें, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ, if it conveys the right to control the use of an, a lease is a lease if it conveys a right to control the use of an for a specific period of time. अच्छा, what does it mean? Asset identified, explicit भी हो सकता है, implicit भी हो सकता है। Assets are not identified if lessor can substitute the, अगर आप एसेट को बदल सकते हैं तो बस फिर तो ये लीज नहीं है। एसेट के लेसर को एसेट बदलने का हक तब होता है जब प्रैक्टिकली लेसर के पास एबिलिटी होती है एसेट बदलने की और वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली, यानी लेसर को उससे फायदा होगा। ये कॉन्सेप्ट कभी टेस्ट नहीं हुआ। लेसी के पास डायरेक्शंस यूज की मौजूद हैं। अगर लेसी हाउ, कैसे और कब एसेट इस्तेमाल करना है, लेसी के हाथ में है। If, how and for what purpose is already predetermined, अगर लेसर पहले से ही बता दे कि how and for what purpose क्या है, तो फिर आप लेसी को ऑपरेट करने का हक दो। फिर आप लेसी को क्या करने का हक दो, या एसेट ऐसा डिजाइन करके दो कि उसकी नेचर ही बता दे ये किस पर्पस के लिए है। ये 2 बातें जरा मैं पढ़ाता हूं। हमारा जो सबसे मेन एग्जांपल है वो ये है, जो पेज नंबर 35 के ऊपर है। एक कंपनी किराए पे लेती है एक ट्रक को, सप्लायर कैन नॉट चेंज इट, और कंपनी ने रूट्स, कार्गो एंड टाइमिंग डिसाइड करनी है। सो अ लीज इज अ लीज इफ we have the right to direct the use of a specific asset, therefore it is a lease. A factory lease is a specific conveyor belt. जैसे एयरपोर्ट के ऊपर बेल्ट के ऊपर सामान चल रहा होता है, तो फैक्ट्री बेल्ट खरीद नहीं सकती थी, लेकिन फैक्ट्री में मटेरियल आना जाना होता है दूर दूर, लेबर थक जाती थी, तो उन्होंने एक बेल्ट लीज पे ले लिया। A factory leases a conveyor belt. Its only job is to move boxes. बंदे नहीं बिठा। However, factory's own staff physically pushes the buttons and derives the belt daily. Factory own staff से मुराद तो लेसी है। आप बताएं एसेट आइडेंटिफाइड है? बताएं। दूसरा सवाल, कैन लेसर चेंज दिस बेल्ट, कहीं लिखा हुआ है? अच्छा, हम सिक्योर हैं, ये लीज लग रही है। आप बताएं अगली बात कि लेसी हैज अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट। बताएं ना, बेल्ट कब चलानी है, कब बंद करनी है, किसके हाथ में है? तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड। लेसी हैज अ राइट, उसने खुद बता दिया कि चलाने बंद करने का पावर किसके पास है। ये कभी टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको चलें। तो इसलिए ये तो क्या है, लीज। अ फर्म लीजेस ऑटोमेटिक मशीन, नो वन टचेस डेली, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, बट द फर्म, लेसी ए फर्म, गेव द बिल्डर द प्लान, सो इट वॉज बिल्ड टू वर्क एग्जैक्टली देयर वे। इसलिए जिस तरह उन्होंने कहा था ये वैसे ही बनी है। The lessee designed the asset and its design determines how and for what purpose, so it is still a, वैसे तो उस मशीन का प्री डिटरमिन यूज था, यानी ये मशीन किन चीजों में इस्तेमाल आनी है ये लेसर ने बताया था कि कहां कहां इस्तेमाल करनी है, लेकिन जाहिर बात है किसके कहने पे बनी है, हमारे, जब हमारे कहने पे बनी है तो इट इज अ लीज। और आखिरी बात पढ़ें फिर जाएं। आखिरी बात क्या होगी बताएं। अ शॉप
रेंट्स IFRS 15 के MCQ सिर्फ मिलेंगे आज आपको होमवर्क में। अ शॉप rents a specific delivery van. However, the supplier provides a driver and supplier decides which items to ship and which path to take. बताएं। Lessee has the right to direct how and for what purpose it is. बताएं जल्दी। Lessee has the right to direct how and for what purpose it is. Lessee has no right to direct for how and for what purpose it is. अच्छा, अगर लेसी के पास ये राइट ना भी हो, कैन लेसी हैज अ राइट टू ऑपरेट द एसेट? क्या लेसी के पास राइट टू ऑपरेट है? फिर सप्लायर प्रोवाइड्स अ ड्राइवर, नहीं, कोई नहीं। सो इट इज नॉट अ लीज। तो एग्जांपल्स करके आए, कल इसको मैं रिवाइज करवाता हूं दोबारा आपको। ये वाली चीज पहले सादा सी बात समझ लें, जो ICAP टेस्ट कर है, एसेट क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। उसके लिए दो चीजें हैं, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाई हो जाए और लेसर उसको बदल, सबसे ज्यादा ये टेस्ट होता है, लेसर उसको बदल ना सके। तो लीज क्या है? लीज। लेकिन आपके पास होना चाहिए राइट टू कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल में अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आपके हाथ में है, स्विमिंग पूल में भैंसे नहाएं, स्विमिंग पूल में बंदे नहाएं, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आपके हाथ में है, तो अल्लाह का शुक्र है। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस आपके हाथ में नहीं है और प्री डिटरमिन हुआ है, नहीं ये पर्पस होगा इसका, तो फिर भी लीज है। अगर राइट टू ऑपरेट दे दें, फुली राइट टू ऑपरेट दे दें, या लेसर कह सकते हैं ना, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन, इधर से बंदे नहाएंगे। आपने कहा अच्छा ठीक है, आपने कहा खोलूं कब? वो कहते वो आपकी मर्जी है, कितने टाइम के लिए बंदों को लो, वो आपकी मर्जी है। इन दोनों में फर्क समझें। या तो आप हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में दें, या तो आप हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, या प्री डिटरमिन कर लें एग्रीमेंट में कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस क्या है। अगर आपने हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में दे दिया फिर तो लीज है। अगर आपने हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एग्रीमेंट में वैसे लिखवा लिया कि हाउ व्हाट पर्पस इसका यही है बस, लेकिन लेसी को ऑपरेट करने का खुला हक दे दिया, तो भी थोड़ी सी शायद बात समझ आ गई होगी। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी को दे दें फिर तो मजे हैं लेसी के। अगर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस प्री डिटरमिन करें, यानी एग्रीमेंट में लिख के लगवा दें कि यही पर्पस होगा, लेकिन उसके बाद राइट टू ऑपरेट दे दें, या उसके कहने पे डिजाइन किया हो, तो फिर तो ये क्या है? लीज। लेकिन अगर आखिरी बात हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी को नहीं दिया और ना उसे ऑपरेट करने दे रहे हैं, ना उसके मुताबिक डिजाइन है, तो फिर इट इज, चलें अल्लाह। मैक्सिमम ऑन रखो रिकॉर्डिंग। मैक्सिमम ये हुआ कि अब कल की क्लास है और हुई तो मंडे को थोड़ी सी होगी, बस इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। जाए क्या? हाँ, तो मैक्सिमम हुआ तो मैं संडे को कुछ काम करके मंडे को कर लूंगा, वरना वैसे में ऐसे मेरे आने का फायदा कोई नहीं। मैं सारी चीजें देख के फिर एक दफा आऊंगा तो ही फायदा होगा। कल एक्स्ट्रा क्लास हाँ कोशिश करेंगे ना हो, मेरी पूरी कोशिश ना हो, इंशाल्लाह नहीं हो, ठीक है।